ये है कंचन, जिसके जीवन का बस एक ही मकसद है कि उसके बेटे विशाल की शादी हो जाए, जिसके लिए न जाने वो रोज़ कितने ही लोगों को फ़ोन करती है और रोज़ कितनी ही लड़कियों के फ़ोटोज़ देखती है। अरे क्या हुआ कंचन, कितनी बार फ़ोन किया है मुझे आज तूने? तेरी पड़ोसन हूँ, पास में ही रहती हूँ, फिर भी इतनी बार फ़ोन किए जा रही है। अरे तू आने का नाम नहीं ले रही थी तो मुझे इतने सारे फ़ोन करने पड़े। अरे पर तो ऐसा क्या भूकंप आ गया जो मुझे 20 फ़ोन कर डाले तूने? सब ठीक तो है ना? अरे मुझे तो लगता है कि मैं टेंशन के मारे कहीं ऊपर ना चली जाऊँ भगवान के पास। अरे रे, ऐसा क्यों कह रही है? अभी तो तेरी बहू आना भी बाकी है। अरे बस उसी की तो टेंशन है। विशाल की उम्र 30 साल की हो गई है, अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। मेरी तो टेंशन के मारे हालत ख़राब रहती है, पता नहीं कब होगी उसकी शादी। अब कितनी जगह तो मैंने बातें चलाई है तेरे बेटे की, कहीं रिश्ता बन ही नहीं रहा। कहीं लड़की वालों को लड़की की उम्र बड़ी लग रही है तो कहीं कुछ और वजह से बात नहीं बन रही। कावेरी, हम दोनों कितने सालों से पड़ोसी हैं। तुझे किसी भी तरह कोई भी लड़की ढूंढनी होगी मेरे विशाल के लिए, मुझे कोई भी चलेगी, मोटी पतली गोरी काली कोई भी। अच्छा, कोई भी चलेगी? पक्का? एक लड़की है मेरी नज़र में, लेकिन क्या? मैंने कहा ना कोई भी लड़की चलेगी। मेरी बात तो सुन। वो जब बोलती है ना तो उसकी ज़बान साफ़ नहीं है, बाकी लड़की में कोई कमी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ज़बान शादी के बाद साफ हो जाएगी। तू मेरी बात सुन ही नहीं रही, एक बार सुन तो ले पहले। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे चलेगी कैसी भी लड़की। तो शाम को ही लड़की वालों को यहाँ बुला ले, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आज ही विशाल का रिश्ता पक्का कर देंगे। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं आज ही लड़की वालों को बुला लेती हूँ। अपने बेटे विशाल के बारे में सोच सोचकर कंचन काफ़ी परेशान रहती थी, इसलिए जब आज उसे एक आशा की किरण दिखाई दी तो उसने उसे गंवाने के बजाय अपनाना ठीक समझा। कावेरी के कहने पर शाम को लड़की वाले घर आ जाते हैं। आइए आइए बैठिए आप लोग। जी धन्यवाद। यह है मेरा बेटा, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, वहाँ का मैनेजर है, पगार भी काफ़ी अच्छी है। और यह हमारा घर तो आपने देखा ही होगा, यह हमारा अपना है और काफ़ी बड़ा भी है। विशाल के पास कार भी है। ऐसे तो काफ़ी संपन्न परिवार है हमारा भाई साहब, कोई भी लड़की हमारे घर आएगी तो खुशी रहेगी। जी जी, हमने काफ़ी सुना है आपके बारे में, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। हमारी साक्षी भी ना डबल डिग्री है, घर का सारा काम जानती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना सब कुछ आता है उसे, बस उसकी ज़बान। अरे कोई बात नहीं है बहन जी, आपकी बेटी दिखने में इतनी सुंदर है, गुणी है, ज़बान में क्या रखा है जी, वो तो शादी के बाद अपने आप साफ़ हो जाएगी। मेरी भतीजी भी ना शादी के पहले कुछ शब्द नहीं बोल पाती थी, लेकिन शादी के बाद अब तो उसकी ज़बान बिल्कुल साफ़ हो गई है, तो अब तो वो सारे लफ्ज़ बोल पाती है। लेकिन साक्षी तो बोलने के वक्त। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अरे देखिए तो सही, कितनी सहमी सहमी बैठी है आपकी बेटी। आजकल आप जैसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं, हमें तो रिश्ता मंजूर है जी। सच? फिर तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है भाई साहब। मैंने तो आज से ही साक्षी को अपने घर की बहू मान लिया है। ए निहारिका, जा ज़रा मिठाई तो लेकर आ, आज तेरी भाभी मिल गई है। जी माँ, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। भाई साहब मैं तो कहती हूँ हमें ना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इसी महीने दोनों की शादी कर देते हैं। क्या विचार है इस बारे में आपका? अरे इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी, हम तैयार हैं, इसी महीने दोनों की शादी कर देते हैं। अब तो सीधा हम बारात लेकर ही आपके घर आएंगे भाभी। हाय कितनी शर्मिली है, कितना शर्मा रही है मेरी होने वाली बहू, देखो तो। भैया देखो कैसे ब्लश कर रहे हैं मम्मा। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी बरसों की तमन्ना जो पूरी हो गई। कंचन की ख्वाहिश आखिर पूरी हो ही गई। उसने विशाल की शादी के लिए बड़े धूमधाम से तैयारी की, और करती भी क्यों ना, उसके घर बहू जो आने वाली थी। ए निहारिका, सारी तैयारी हो गई है ना स्वागत की? हाँ माँ, 3 बार पूछ चुकी हो, सारी तैयारियाँ हो चुकी है। अरे इतनी मन्नतों के बाद तो घर में बहू आ रही है, खुशी तो होगी ना। ये लो भैया भाभी भी आ गए। अरे ला ला, आरती की थाली ला, और चावल का कलश भी ला जल्दी से। हाँ हाँ, सब तैयार है, ये लो। कंचन आरती की थाली लाती है और विशाल और साक्षी की आरती उतारने लगती है। तभी खुशी के मारे साक्षी हंसने लगती है और उसके मुंह से ज़ोर से धूप निकलती है, जिससे आरती का दिया बुझ जाता है। अरे ये पानी कहाँ से आ गया? ए निहारिका, तूने छिड़का क्या पानी? नहीं माँ, मैंने नहीं छिड़का।
चलो कोई बात नहीं, आ जाओ तुम दोनों, अंदर आ जाओ साक्षी बहू, नए चावल का कलश अंदर की तरफ फेंको और आ जाओ। जी माँ जी। साक्षी जैसे ही जी माँ जी बोलती है, एक और थूक की फुहार उसके मुंह से निकलती है और सारे चावल भी भीग जाते हैं। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? सारे चावल भीग गए, देखो तो। अरे माँ, कहीं छत तो लीक नहीं कर रही है? नहीं नहीं, छत में तो पानी टपकता नहीं दिख रहा है मुझे। अरे ठीक है ना माँ, ये सब बाद में देख लेते हैं। अभी भैया और भाभी दोनों थक गए होंगे, उनको जाकर आराम करने दो। हाँ, ये सही कहा। तुम दोनों जाओ अपने कमरे में, जाकर आराम कर लो। हाँ। विशाल और साक्षी अपने कमरे में आते हैं। विशाल अपनी पहली रात के लिए काफ़ी उत्साहित था। उसने धीरे से जाकर साक्षी का घूंघट उठाया और प्यार से कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आज हमारी पहली रात है, मेरा बड़ा ही मन है कि तुम मेरे लिए एक गाना गाओ। साक्षी ये सुनकर शर्मा रही थी। उसने कुछ देर तो कुछ भी नहीं कहा। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, प्लीज़ एक गाना गा दो ना मेरे लिए, कोई प्यारा सा रोमांटिक सा। हम तुम्हारी सजनी, सजन तो मेरा। साक्षी ने जैसे ही गाना गाया, उसके मुंह से थूक की बौछार सी होने लगी, जिससे विशाल का सारा चेहरा पानी पानी हो गया। ये देखकर विशाल के मुख से चीख निकल गई। अपने कमरे में सो रही निहारिका और कंचन को भी आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये भैया इतने चीखे क्यों? अरे तू नहीं समझेगी, आज उनकी सुहाग रात है ना, ऐसी चीखें आती रहेंगी। कंचन और निहारिका फिर से आराम से सो गई, लेकिन विशाल पूरी रात नहीं सो पाया, क्योंकि जैसे ही साक्षी कुछ बोलने जाती, वैसे ही उसके मुंह से इतनी तेज़ थूक निकलती थी कि सामने वाला खड़े खड़े ही नहा लेता था। विशाल ने जैसे तैसे कर रात निकाल ली और सुबह वो अपनी माँ को सब कुछ बताने चला गया। माँ ये साक्षी की ज़बान। अरे विशाल, तू इतना पढ़ा लिखा है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है? क्या हुआ जो उसकी ज़बान साफ़ नहीं है? तो कुछ लफ्ज़ अगर साफ़ नहीं बोल पाती तो हम सिखा देंगे। अरे माँ, तुम समझ नहीं रही हो, वो उसके मुंह से। बस विशाल, अब साक्षी हमारे घर की लक्ष्मी है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट सबको करना पड़ता है ना बेटा। अरे माँ, वो लक्ष्मी नहीं, स्वयं गंगा है, जो मुख से बौछार करती रहती है। क्या कह रहे हैं भैया आप? लक्ष्मी नहीं गंगा है, बौछार क्या मतलब? अरे वो लो, बहू भी आ गई, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। एक मिनट में आपके पीछे छुप जाता हूँ। प्रणाम माँ जी। साक्षी ने जैसे ही प्रणाम माँ जी कहा, वैसे ही थूक की फुहार कंचन के चेहरे पर आ गई और उसका चेहरा पूरी तरह से पानी पानी हो गया। ये क्या था? आपकी लक्ष्मी बहू का आशीर्वाद। कैसा लगा माँ आपको? इसका मतलब कल वो पानी से दिए का बुझना, चावल का गीला होना, इनकी वजह से हो रहा था। भाजी, वो मेरे पापा ने कहा था, अब से मेरी ज़बान साफ नहीं है। सब लोग अपना अपना मुंह छुपाने लगे जब वो बात कर रही थी। अरे ज़बान साफ ना होने का मतलब ये होगा कि तुम बारिश करती रहोगी मुंह से? ये नहीं पता था मुझे। अब बताओ कैसे करेंगी आप इसकी ज़बान साफ माँ? साक्षी की आदत थी, जब भी वो बात करती और कुछ कहती तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार थूक की बारिश होती थी, जो सामने वाले को भिगा देती थी। लेकिन अब इस समस्या से बचने का रास्ता ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। देख विशाल, ये मास्क चलेगा क्या? अरे माँ, अब क्या घर में भी मास्क पहनकर चलना पड़ेगा? अरे अगर अनचाही बारिश से बचना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। मैं तो सोच रही हूँ घर में भी दुपट्टा ही पहने रहती हूँ, वो ज़्यादा सेफ होगा मेरे लिए। जिस तरह से भाभी थूक मारती है ना, वैसे तो मैं फेस वॉश करती हूँ। मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, अब इसके बिना बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा हमारे लिए। माँ, भाभी आ रही है। अरे जल्दी से मास्क पहन लो सब, और होशियार, दुश्मन आ रहा है हथियार लेकर। क्या? अरे मेरा मतलब बहू आ रही है। भाजी, मैं ये कह रही थी कि सारे घर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बना दूंगी। साक्षी ने अभी एक ही लाइन बोली थी, जिससे उसकी थूके निहारिका, कंचन और विशाल पर जाकर गिरी और उनका मास्क भी गीला गीला हो गया।
हाँ बहू जा, लेकिन खाना मुंह बंद करके बनाना, ठीक है? जी माँ जी। अरे जा ना। अरे माँ, ये मास्क तो पूरा गीला हो गया। भाभी की थूक पर तो इस मास्क ने भी अपना दम तोड़ दिया। अरे माँ, अब क्या करेंगे? पता नहीं, लगता है अब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। साक्षी के ससुराल वालों का मास्क पहनना तो फेल हो गया था, लेकिन अब साक्षी की धूप से बचना भी तो था। उसके लिए उन्होंने एक और तरकीब निकाल ली। उन्होंने अपने हाथ में छोटा सा पंखा रखना शुरू कर दिया, जैसे वो जापानीज लोग अपने हाथ में रखते हैं ना। सायोनारा सायोनारा। अब जब भी साक्षी की थूक से वार होगा, इससे बचने के लिए इस पंखे को घुमा देना। आपको लगता है ये काम करेगा माँ? अगर इसने काम नहीं किया ना तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं तो कहती हूँ भाभी को अपनी थूक को बाल्टी में भरकर संभाल कर रखना चाहिए। इससे ना शहर की पानी की समस्या ज़रूर हल हो सकती है। सावधान, दुश्मनी सी और बढ़ रहा है। कंचन, विशाल और निहारिका मंकी के साथ तैयार थे साक्षी की थूक का सामना करने के लिए। साक्षी ने आकर कहा, चलिए सब लोग, खाना तैयार है। आहा, इतना कहते ही साक्षी के मुंह से निकली थूक बंदूक की गोली की तरह उनके मुंह पर जाकर पड़ गई। उनके हाथ में पकड़ा हुआ पंखा भी कुछ ना कर पाया। हाँ बहू, तुम चलो, हम सब आते हैं खाने पर। और सुनो, सबके लिए ना कुर्सी पर एक एक टॉवेल भी रख देना, ठीक है? जी माँ जी। माँ, इस पंखे ने तो कोई काम नहीं किया। अरे मेरे तो मुंह के साथ मेरी शर्ट भी गीली हो गई। अब तो एक ही रास्ता है बस। क्या माँ? कल से नहाया मत करो, बहू से बात कर लोगे तो हो जाएगा। माँ, ऐसे तो आपका पोते पोती को खिलाने का सपना भी सपना रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जब भी साक्षी के पास जाता हूँ तो उसकी बौछार से बचने के लिए मैं बिस्तर के नीचे सो जाता हूँ। अब आप ही सोचिए कैसे होंगे आपके पोता या पोती। हे भगवान, अब इस समस्या से तो स्वयं गंगा माँ ही हमें बचा सकती हैं। साक्षी की थूक का इलाज ढूंढने के लिए उसके ससुराल वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि साक्षी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आदत है जो वो खुद ही रोक सकती है। देखिए, मैंने इनकी पूरी जांच की है। इन्हें कोई बीमारी नहीं है थूक निकालने की, बल्कि इन्हें आदत पड़ गई है ऐसे बात करने की। अगर बचपन में किसी ने इन्हें रोका होता तो इन्हें ये आदत नहीं होती, लेकिन अगर अभी ये कोशिश करें ना तो इस आदत को रोका जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी आदत छूट जाए। जब सबको ये पता चलता है कि साक्षी को बीमारी नहीं बल्कि आदत है, तो सब उसे बहुत समझाते हैं। बहू, डॉक्टर का कहना है कि तुम इस बुरी आदत को छोड़ सकती हो, बस तुम्हें थोड़ी कोशिश करनी होगी। अरे भाजी, मैं 28 साल की हूँ, अभी तक ये आदत ठीक नहीं हुई तो अभी कैसे जाएगी? देखो साक्षी, अब बात तुम्हारी नहीं है, हम सब की भी है। तुम कोशिश तो करो। ठीक है। साक्षी ने ठीक है तो कह दिया, लेकिन वो कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी, और ये घर में सबको दिख रहा था। और अब उसकी सास कंचन का पारा भी ऊपर चढ़ रहा था। कितना अच्छा शौक मारा। इतना जोर से हंस रही है, देखो तो पूरा फर्श ही गीला हो गया। अरे जाओ जाओ, पोछा लाओ और साफ कर दो, जाओ, नहीं तो कोई तुम्हारी थूक पर गिरकर अपनी हड्डी पसली तोड़ लेगा। कंचन अब साक्षी के हर बात कहने पर उससे पोछा लगवाती, और साक्षी पोछा लगाते लगाते अब थक सी गई थी। अरे फिर से तुमने बात की है ना और थूक निकाली है, जाओ पोछा ले आओ, चलो जाओ। लेकिन भाजी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पोछा लगाया। हाँ तो तुम्हारी आदत की वजह से फर्श गीला ही रहता है, इसलिए पोछा लगाना ज़रूरी है। और सुनो, रसोई में भी फिर से पोछा लगा देना, जाओ। ठीक है। अब साक्षी को बात करते वक्त यही ध्यान रहता था कि अगर उसने थूका तो उसे फिर से पोछा लगाना पड़ेगा, इसलिए अब वो ध्यान रखने लगी थी कि वो बात करते वक्त थूके ना। ना, अब मैं ध्यान से बोलूँगी जिससे मेरी थूक ज़मीन पर ना गिरे, नहीं तो माँ जी मुझसे फिर से पोछा लगवाएंगी। सुनिए, खाना खा लीजिए, मैंने आपकी पसंद की कढ़ी बनाई है। अरे वाह, आज कहाँ से सूरज निकला है? बारिश नहीं हो रही है माँ? हाँ, अब काले बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है ऐसे ही चलता रहा ना तो नए पोछे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नहीं माँ जी, अब से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं ठीक से बोलूँ। मुझे ना ये पोछा आने लगा ना बार बार। भाभी, हमें भी पसंद नहीं है कि हम घर में मास्क और दुपट्टा लेकर घूमते रहें। आप अपनी आदत ठीक कर लें तो हम भी आज़ाद हो जाएंगे। जी, मैं वादा करती हूँ, अब से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं अच्छे से बात करूँ। और इसी बहाने मेरे पोता पोती को अपनी गोद में खिलाने का सपना भी शायद पूरा हो जाएगा। देखो तो कैसे शर्मा रही है भाभी। क्या माँ जी आप भी? अरे माँ फिर से धूप। अरे निहारिका पोछा लाना। नहीं नहीं। वो कहते हैं ना, बुरी आदतों को वक्त रहते ही ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो कभी कभी बुरी आदतें आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास वालों के लिए भी सर दर्द बन जाती है। राजीव और मोना दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जी रहे थे। लेकिन राजीव की एक बुरी आदत थी। वो हमेशा अपनी बीवी मोना को दूसरी औरतों से कंपेयर किया करता था। मोना, और कितना समय लगेगा? जल्दी तैयार हो जाओ ना, वरना हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ जी, बस 5 मिनट। चलिए, मैं तैयार हो गई। 5 मिनट करके आधा घंटा खा गई। घड़ी में समय देखा है? हाँ, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई होगी। और जाते जाते खत्म भी हो जाएगी। क्या यार, कितनी देर कर देती हो तुम। और एक मेरे बॉस की बीवी है, ऑफिस, बच्चा, घर सब संभालती है और हमेशा ऑन टाइम रहती है। हाँ, क्योंकि उनके घर में हर काम के लिए अलग से नौकर है। यहाँ तो मुझे सारे काम अकेले ही करने होते हैं। बस एक्सक्यूज देने को तैयार रहती हो हमेशा। अब तुम दोनों जाओगे भी या खड़े खड़े बहसबाजी ही करते रहोगे? फिर दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। पार्टी में राजीव के ऑफिस से सभी दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आए हुए थे। वाह, सब कुछ कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है ना। हाँ, एकदम परफेक्ट। लेकिन ये तुमने क्या पहन लिया है? बाकी औरतों को देखो, वेस्टर्न ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हैं, और तुम तो गंवारों की तरह साड़ी पहनकर आ गई। इससे पहले कि मोना कुछ कह पाती, वहाँ राजीव के ऑफिस के कुछ दोस्त आ जाते हैं। हे राजीव, मीट माय वाइफ सुरेखा। हेलो भाभी जी। हेलो, ये आपकी वाइफ है? जी, ये मेरी वाइफ मोना है। हेलो मोना। नमस्ते जी। ओह नमस्ते। वैसे आपकी ये साड़ी ना बड़ी ही प्रिटी लग रही है, कहाँ से ली? बस पास के ही मॉल से। ऐसे ही दोनों बातें करने लगती हैं और सुरेखा के जाने के बाद, क्या था ये? हाँ, उन्होंने हेलो कहा तो तुम नमस्ते करने लगी। और उस लेडी का स्टैंडर्ड देखो, पहनावा, बोली, सब कितना परफेक्ट है। कुछ सीखो। ऐसे ही पार्टी चलती रहती है और उसी के साथ राजीव पूरी पार्टी में मोना को बस दूसरों से कंपेयर करता रहता है। रात बीतती है, दोनों पार्टी से घर वापस आते हैं। अगली सुबह घर की डोरबेल बजती है। अब कौन आ गया इतनी सुबह? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं है आपको। मैं आपकी नई पड़ोसन संध्या, कल ही शिफ्ट हुई हूँ तो सोचा पड़ोसियों से मिल लूँ। अच्छा अच्छा, आओ बेटा अंदर आओ। मोना बहू, 2 कप चाय लेते आना। राजीव, ये देखो हमारी नई पड़ोसन संध्या। हेलो संध्या जी। हेलो जी, हेलो। ये लीजिए, आप लोग मिठाई खाइए। मेरी माँ कहती है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ मीठा लेके जाना चाहिए, इससे खुशियाँ बढ़ती हैं। बड़े उच्च विचार है बेटी तुम्हारे माताजी के। लीजिए, आप लोग समोसे खाइए। फिर सभी नाश्ता करते हुए नई पड़ोसन से बातें करते हैं और कुछ देर बाद संध्या वहाँ से चली जाती है। आजकल कौन पड़ोसी अपने पड़ोसियों का हालचाल लेने आता है? बाकी नेक बच्ची है। सही कह रही हो माँ, आज के समय में तो कोई 1 रुपए की टॉफ़ी भी नहीं लाता, और ये तो रसमलाई का डिब्बा लेकर आई थी। सीखो मोना कुछ उससे। वो मीठा लेकर आई और तुम उसे तीखे तीखे समोसे सर्व कर रही थी। अरे मीठा खाने और खिलाने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है। तो क्या तीखा खाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं? हैं? देखो माँ, देखो, इसको बोलने तक की तमीज़ नहीं है। और एक संध्या आज ही आई और कितने प्रेम से बात कर रही थी सबसे। हाँ ठीक ही थी। चलो अब तुम दोनों फालतू में बहस मत करो, अपना अपना काम करो जाके।
अब राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन ये क्या, रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो जाता है। तभी संध्या अपनी कार से वहाँ आती है। हे हेलो राजीव जी। हे आप यहाँ कैसे? बस मैं यहाँ से गुजर रही थी और आपको रोड साइड परेशान होते देखा तो सोचा पूछ लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस ये स्कूटर ख़राब हो गया, ऑफिस को भी देर हो रही है। अच्छा, एक काम करो, आप ऑफिस का एड्रेस बता दो, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। फिर क्या था, राजीव ने मदद ली और संध्या ने उसे उसके ऑफिस ड्रॉप कर दिया। कितनी टैलेंटेड है ये औरत, औरत होके गाड़ी भी चला लेती है। एक मेरी बीवी, कुछ नहीं आता उसे। वहीं शाम को, अजी बाजार से सब्जी लेते आओ, फिर मैं खाना बना देती हूँ। तुम ही चली जाओ ना। मुझे घर में और भी काम है, मैं जाऊंगी तो लेट हो जाएगा। एक काम करो, ये लो स्कूटर की चाबी, स्कूटर से चली जाओ। आज अचानक से चाबी कैसे दे दिया? आपको तो पता है ना मैं स्कूटर नहीं चलाती। यही तो दिक्कत है तुम्हारी, तुम्हें आता ही क्या है। पड़ोस वाली संध्या जी को देखो, कार चला लेती है कार, और तुम्हें स्कूटर तक चलानी नहीं आती। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी, तो क्या करूं? हाँ, पति को तो गुलाम बना कर रखा है ना तुमने। फिर राजीव खुद ही मार्केट के लिए चला जाता है। ऐसे ही एक दिन, ये देखिए ना, कल मैं माँ जी के साथ ज्वेलर के यहाँ गई थी तो मैंने ये गहने ले लिए। ये गहने लिए? एक तो लाखों का खर्चा किया, ऊपर से ढंग का भी नहीं खरीद पाई। कितने ओल्ड डिज़ाइन की ज्वेलरी है। एक अपनी पड़ोसन संध्या जी को देखो, रोज़ गोल्ड पहनती है, कितनी डिज़ाइनर ज्वेलरी पहनती है, सस्ते में किफ़ायती। हाँ, पर मैं उनकी जैसी नहीं हूँ ना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ये कहो कि ढंग ही नहीं है। अब ऐसा तो रोज़ाना होने लगा। राजीव हर दिन किसी न किसी बात पर मोना को अपनी पड़ोसन के साथ कंपेयर करता रहता। ऐसे ही एक दिन मोना और राजीव डिनर के लिए जाते हैं और वहीं उन्हें संध्या भी मिल जाती है। हाँ, आप लोग यहाँ कैसे? बस हम डिनर के लिए आए थे, आइए ना आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। और इसी तरह संध्या भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और तीनों बैठकर साथ में डिनर करते हैं और काफ़ी बातें भी करते हैं। तभी पानी पीते हुए अचानक से मोना के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है। ओह शिट, सब गंदा हो गया। डोंट पैनिक, वेटर साफ कर देगा। वेटर, ये क्लीन कर दो। यस मैम। कोई तो चीज़ ढंग से किया करो। संध्या जी को देखो, कितनी परफेक्ट है, खाना पानी भी कितने सलीके से खाती है पीती है, और एक तुम बाहर भी हड़बड़ी में रहती हो। गलती से ग्लास हाथ से छूट गया ना। सब कुछ तुमसे गलती से ही तो होता है। जस्ट चिल, हो जाता है राजीव जी। शाम बीतती है और कुछ ही देर में सभी साथ में ही घर आ जाते हैं। अगले दिन, माँ जी आज आप लोग हमारे यहाँ लंच पर आइए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं तो हमेशा आपके यहाँ आती रहती हूँ, कभी आप भी हमारे यहाँ आइए ना। फिर क्या था, पहुँच गई राजीव की फैमिली संध्या के घर लंच के लिए। सब साथ में लंच करते हैं और काफ़ी बातें भी करते हैं। और अब उनके घर से वापस आने के बाद, वाह क्या खाना बनाया था संध्या जी ने। मोना, तुम भी उनसे ही खाना बनाना सीख लो ना। बहू भी तो अच्छा खाना बनाती है, सीखने की क्या ज़रूरत है। बनाती है पर उसके जैसा नहीं बनाती। और घर देखा, कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा था, हर चीज़ एकदम परफेक्ट। तुम कहना क्या चाहते हो राजीव? क्या मैं तुम्हारा घर अच्छे से नहीं संभालती? संभालती हो, करती हो सारे काम, पर एक भी काम ढंग से नहीं करती। अरे खुद को ही देख लो, ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना खाने पीने का। खाना भी उतना अच्छा नहीं बनाती। तुम्हें तो फैशन सेंस भी नहीं है। अच्छा, अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो फिर ढूंढ लो अपने लिए नई दूसरी बीवी। मोना गुस्से में अपने कमरे में जाके रोने लगती है। बेटा ये तूने ठीक नहीं किया, आज बहू को तेरी वजह से बहुत दिक्कत हुई है। हर बार बहू की तुलना कभी उस संध्या से तो कभी बाकी औरतों से करता रहता है, ये ठीक नहीं है बेटा। तो इसमें गलत क्या है? कोई परफेक्ट है तो उसकी परफेक्शन दिखाकर उसे भी परफेक्ट बनने के लिए तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा परफेक्ट, चल आज मैं तुझे परफेक्शन दिखाती हूँ। अब माँ राजीव को एक क्लब के बाहर लेकर जाती है। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो?
खड़ा होके देखता रहे बस। तभी राजीव देखता है कि संध्या छोटे छोटे कपड़ों में कुछ लड़कों के साथ क्लब से निकलती है और उसने ड्रिंक भी किया होता है, जिसके बाद वो एक कार में बैठकर उनके साथ चली जाती है। ये तो कितनी बिगड़ैल है। एक पल में छवि बदल गई बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे देख। वहीं अगले दिन माँ राजीव को संध्या के घर के बाहर ले जाती है और दोनों खिड़की से अंदर झांकने लगते हैं। मैं क्या तुम लोगों की नौकरानी हूँ जो घर का सारा काम करूँ? ऐ बुढ़िया, काम करना है तो कर, वरना लौट मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खाते रहना। ना ना बहू, ऐसा न कर, मैं सारा काम कर देती हूँ। और तुम, कल सैलरी आई थी ना, कहाँ है? ये लो। ये क्या, 100 रुपये कम है इसमें? वो कल बाइक में पेट्रोल डलवाना था ना। बाइक में पेट्रोल? हाँ, मेरी कार में पेट्रोल डालने के लिए पैसे कम पड़ जाते तो कल से बाइक से जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटो से जाना। राजीव संध्या का ये बिल्कुल उल्टा रूप देखकर हैरान हो जाता है और उसका सर शर्म से झुक जाता है। क्या हुआ बेटा, परफेक्शन की बात कर रहा था ना तू? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मोना भी इस संध्या की तरह बन जाए तो। नहीं माँ, नहीं, कभी नहीं। मेरी मोना लाखों में एक है। अब दोनों माँ बेटे अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मोना अपना लगेज लेके दरवाजे पर खड़ी है। कहाँ जा रही हो मोना? कहीं भी नहीं जाओगी। आई एम सॉरी मोना, मुझे माफ़ कर दो। दूसरी औरतें मुझसे ज़्यादा अच्छी है ना, तो ठीक है ना, जाओ अब ऐसी ही किसी लड़की को ढूंढ लो जो हर चीज़ में अच्छी हो। मुझे माफ़ कर दो मोना, मुझे समझ में आ गया है, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जिसके बाद राजीव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बीवी को जाने से रोक लेता है, जिसके बाद वे अब सुख शांति से बिना किसी कंपैरिजन के रहने लगते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू ये सब कहने की? तो सही तो कहा मैंने, लड़का और लड़की में फ़र्क क्यों करती हो आप? कल तक आपने कहा था कि आप मौसी जी की बेटी को बच्चा होने पे सोने के बिस्कुट्स गिफ्ट करेंगी, और अभी जो आपको पता चला है कि उन्हें लड़का नहीं लड़की हुई है, तो आपने अपना मन बदल दिया। वाओ! देख काव्या बहू, तू ये भूल मत कि तू मेरी बहू है, मेरी माँ नहीं। लगता है तू होश में नहीं है। मैं होश में ही हूँ और ये भूली भी नहीं हूँ कि मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरी सास। सही कह रही है काव्या। माँ, मौसी जी की बेटी को हम सोने के बिस्किट्स गिफ्ट करेंगे और उन्हें ढेर सारे और भी तोहफे भेजेंगे। बेटी हुई तो क्या हुआ, बेटा बेटी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्या दौर आ गया है, बेटा अब अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाने लग गया है। काव्या हमेशा से ही हाजिर जवाब होती है। वो हर गलत बात पर मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे उसकी सास इरावती, ससुर कुलभूषण और ननद ईशा को बहुत गुस्सा आता। लेकिन उसका पति माहिर हमेशा उसके साथ खड़ा रहता और उसकी हर सही बात में उसका साथ देता। एक बार ईशा देर रात को बाहर से घूम कर आती है। अरे ईशा बेटिया, बहुत लेट हो गया, जा हाथ मुंह धो ले बेटा, मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। हाँ माँ, बड़ी भूख लगी है। पार्टी में मैंने शर्म के मारे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही पिए, कुछ खाया ही नहीं। अरे बेटा, जिधर खाना देखे गटक लेना चाहिए, खाने में कैसे शर्म। वाह माँ जी, एक को हाथ और एक को लात, सही है। मैं उस दिन अपनी सहेलियों से मिलकर देर रात को क्या गई, तभी तो आपने राय का पहाड़ बना लिया था। और अब जब ईशा देर रात आती है तब आपको कोई मलाल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए, ये भेदभाव क्यों? तो फिर से अपना भाषण शुरू मत कर, बदतमीज तो तू है ही, मुझे तेरा मुंह नहीं लगना। और हाँ, रही बात भेदभाव की, तो तू अब जवान लड़की नहीं, एक घर की बहू बन चुकी है। तेरी उम्र निकल गई ये सब करने की। अब तू सिर्फ अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। यह घूमना फिरना ईशा की उम्र वाली लड़कियां करती है। बहुओं का जीवन सिर्फ आंगन, ससुराल, रसोई और घूंघट तक ही सीमित हो सकता है। आपकी सोच इतनी जमीन में धंस गई है कि बस पूछिए मत। सीरियसली, आप जैसी सास क्या, मुझे तो ये कहना चाहिए कि आप जैसी औरत इस प्रगति कर रहे देश के लिए हानिकारक है। आप लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा?
एक लड़की का जीवन शादी होने के बाद बदल नहीं जाता। ससुराल है, कोई जेल खाना या पिंजरा नहीं है। और काव्या जो चाहेगी वो कर सकती है। उसे देर रात तक घूमना हो, घूंघट लेना हो या ना लेना हो, ये सब वो खुद तय करेगी और आप लोग इसे कुछ नहीं कहेंगे। वाह माहिर भाई, आप तो बस भाभी का ही पल्लू पकड़ के बैठिए, और काम ही क्या है आपको। अगले दिन नौकरानी मधु जब अपनी तनख्वाह मांगने इरावती के पास आती है। मैम साहब, आज महीना पूरा हो चुका है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। और हाँ, वो जगराते के दौरान मैंने 3 रात ओवर टाइम काम किया था ना, उसका भी एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिएगा। हैं? कौन से एक्स्ट्रा पैसे? अरे लानत है तुझ पर। वो 3 रात तूने भगवान के लिए सेवा की थी, इतने सारे लोगों का खाना बना के तूने पुण्य का काम किया था, तो उसके भी पैसे मांगेगी? अरे जा जा, हमें नहीं चाहिए तुझ जैसी तेवर शेवर दिखाने वाली नौकरानी। तभी वहां पर काव्या आ जाती है और गुस्से से बोलती है, रुको मधु, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, इसमें एक्स्ट्रा 3 रातों की पेमेंट भी है जो तुमने जगराते के दौरान ओवर टाइम काम किया था। धन्यवाद छोटी मैम साहब। और आपको अगर पैसे ऐंठनी है या पैसों की चालाकी करनी है तो किसी अमीर से कीजिए ना। यूं गरीबों की मेहनत की कमाई के पीछे क्यों तुली हुई है आप? माँ जी, अब तो सुधर जाइए, अपनी इन बुरी हरकतों से बाज आ जाइए। बहू देख, तू ना अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, वरना मैं भी क्रॉस कर जाऊंगी। मैं अपनी लिमिट के अंदर ही हूँ, और जो गलत है सो गलत है। वकालत समझिए या इसे मेरी बदतमीजी समझिए। काव्या ये कहकर वहां से चली जाती है। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब मैंने इसे अपने माहिर के लिए चुना। मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो मुझे ऐसी 440 वोल्ट की बहू मिली है। इतने ताने तो मुझे मेरी स्वर्गवासी सास ने भी नहीं दिए जितने ये कलमुही देती रहती है जब देखो तब। एक दिन काव्या जब बाजार से सामान खरीद कर आ रही होती है, तभी वो देखती है कि कुलभूषण पार्क में बैठकर जुआ खेल रहा है। फिर रात में घर पर, पापा जी सच सच बताइए, आज आप पार्क में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मतलब? अरे अपने दोस्तों के साथ बातें करना, कसरत करना, वही तो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं हम पार्क में, और क्या करेंगे? झूठ मत बोलिए आप। माँ जी, ईशा, माहिर, पापा जी को मैंने आज पार्क में जुआ खेलते हुए देखा। क्या? अरे तुझे शर्म नहीं आई क्या अपने ससुर पर इतना बड़ा घटिया इल्जाम लगा रही है? अपनी तमीज तो तू मायके में ही छोड़ आई है ना, लेकिन लोक लाज और शर्म भी है या नहीं? बेवकूफ, करमजली कहीं की। बहू, ये सब बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, जो जी में आया बोल देती हो। भाभी, आपको ना जरूर कोई सीरियस मेंटल इश्यू है जो आप बेवजह हर बात पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती हो, इसलिए आपको कोई पसंद ही नहीं करता सिवाय माहिर भाई के। काव्या हमेशा सच का साथ देती है और सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए कोई इसे पसंद नहीं करता। बाहू, अपने ससुर से माफी मांगो। हाँ भाभी, मेरे पापा से माफी मांगो। हरगिज नहीं, मैं और गलत का साथ कभी नहीं। मैं पापा जी से माफी नहीं मांगूंगी। काव्या इस तरह किसी के आगे नहीं झुकती और बाहर गली मोहल्ले में, सब्जी मंडी, दुकानों में भी वो सभी से ऐसे ही बात करती है। उससे गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लोग उसे पसंद करे या ना करे, उसे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब ईशा आधी रात तक घर नहीं लौटती, तब सब सोए होते हैं। काव्या पानी पीने के लिए उठती है और खिड़की से बाहर देखती है कि कुछ गुंडे ईशा को परेशान कर रहे हैं। तभी वो तुरंत बिल्डिंग के नीचे भागती है। क्यों मैडम, इतनी रात गए कहाँ से लौट रही हो? देखने में तो बड़ी सुंदर हो। हटो मेरे रास्ते से, हटो, जाने दो मुझे, जाने दो। और अगर जाने नहीं दिया तो क्या कर लोगी, बोलो? तभी वक्त रहते ही काव्या वहां पर आकर बेलन से तीनों गुंडों की कुटाई करती है। ये ले और ये ले। काव्या उन गुंडों को मार भगाती है। उसके जाने के बाद वो घबराई हुई ईशा को गले से लगाती है। ईशा की आंखें भर आती है। भाभी, आज अगर आप मुझे नहीं बचाती तो न जाने क्या हो जाता।
घर पर जब दोनों जाकर सब कुछ बताते हैं तब इरावती और कुलभूषण भी शर्मसार हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। बहू, माफ कर दे, भूल हो गई हमसे। आज पता चला तू क्या है। अब तक लगता था कि तू जानबूझकर इतनी मुंहफट और हाजिर जवाब है, लेकिन आज तूने मेरी बेटी की जान बचाई। तूने ये साबित कर दिया कि तू तो मेरी 440 वोल्ट की बहू है, जो टेढ़ी जरूर है लेकिन अन्याय को चीर कर और गलत के खिलाफ खड़ी रहने वाली है। हाँ काव्या बहू, धन्यवाद मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। तूने हमारी आंखों पर से न जाने सदियों से चढ़ा हुआ घटिया सोच का चश्मा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। और हाँ, मैं अब से जुआ भी नहीं खेलूंगा। क्या? तो इसका मतलब सच में आप जुआ खेलते हो? पापा, अब आपको 3 दिन रोटी ही नहीं मिलेगी। अरे इरावती, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारे सर की कसम, मैं सच में छोड़ दूंगा ना जुआ खेलना। थैंक यू काव्या, इतनी अच्छी बीवी और इतनी अच्छी बहू होने के लिए। ये मेरा परिवार है। अपनों के लिए तो मैं हर उस बाजी को जीत जाऊंगी जो मेरे रास्ते में आएगी, चाहे टेढ़ा बनकर ही क्यों ना जीतूं। और इस तरह काव्या अपने ससुराल वालों की सोच बदल देती है और फिर पूरा परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। इसका मतलब अब आप दूसरी शादी करेंगे? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कहाँ गए वो कस्बे वादे, कहाँ गए वो प्यार जो कहते थे दिव्या मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे अब माँ की इच्छा है तो तुम। आपकी माँ कहेगी मुझे छोड़ दो तो आप छोड़ देंगे? यही था आपका प्यार, यही थी आपके कस्बे। अरे तुम बात को समझ ही नहीं रही, मेरी बात को समझो तो सही। मैं सब समझ रही हूँ, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बस मौका मिला नहीं कि दूसरी लड़की की तरफ भागने लगते हैं। आप भी वैसे ही निकले। मैंने क्या कभी छोड़ दिया आपकी सेवा में जो आप मेरे साथ यूं कर रहे हैं? पहले तो तुम ये रोना धोना छोड़ो। मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन तुमसे ही। मैं कब से तुमसे यही तो कह रहा हूँ। क्या? दूसरी शादी भी मुझसे ही? हाँ, बस इस बार माँ तुम्हें अपनी बहू के रूप में चुन ले। क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गया ना कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। इसके लिए आपको 2 साल पीछे चलना होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले। आप चुप रहिए जी, मेरे बेटे के लिए लड़की तो मैं खुद ही ढूंढूंगी। हाँ हाँ, तुम ही ढूंढना। वैसे भी लड़की तुम्हारी पसंद की नहीं होगी तो तुम उसे जीने भी नहीं दोगी। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि तुम उसे अपना नहीं पाओगी दिल से, इसीलिए कह रहा था बस। हाँ, सब समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। देख आकाश, तेरी अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो अभी से बता दे, मैं अभी से उसे रिजेक्ट कर दूंगी। अरे माँ, मुझे पता है कि तुम रिजेक्ट कर दोगी, इसीलिए मैंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं। माँ, मेरी भी कोई चिंता मत करना, तुम आराम से मेरे और भैया के लिए लड़की ढूंढ सकती हो। इसे देखो, अभी 20 साल का है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, शादी करने की पड़ी है। हाँ, पर कुछ भी हो, अपने दोनों बेटों के लिए लड़की तो मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी। अरे तुम कहो तो ये बात बाहर दरवाजे पे लिखवा दूं क्या? हाँ हाँ, लिखवा दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बात से मुकरने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भैया, ठीक है। कावेरी ने पहले से ये तय कर लिया था कि उसके दोनों बेटों की शादी उसकी पसंद की लड़की से ही होगी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अरे इतनी देर हो गई, छत पे क्या कर रही हो? अरे मेरी मौसी का फोन है, आकाश के रिश्ते की बात चला रही हूँ, उनकी दूर की भतीजी के साथ। रुकिए, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सीढ़ियों से आराम से उतरना, फोन पे बातें करते करते मत उतरना, समझी? अरे मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकती। तुम बच्ची से भी कम नहीं हो दादी अम्मा। अरे नहीं नहीं, गोरी लड़की चाहिए मुझे मौसी जी। मेरा आकाश तो हीरो लगता है, हीरो। लड़की भी उसकी टक्कर की होनी चाहिए ना, समझिए आप। देखिए, पहले तो मैं ही देखूंगी लड़की को, मैं उससे सवाल जवाब करने के बाद ही पसंद करूंगी। हाँ भाई, मेरे आकाश को तो मेरी पसंद आने वाली है, वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। मैं तो देख परख के बहू। क्या हुआ माँ? कहा था ध्यान से उतरना।
कावेरी सीढ़ियों से गिर जाती है। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है, पर वहां जाते ही डॉक्टर ने कावेरी के परिवार से एक अजीब सी बात कह दी। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कोमा? हाँ, पर कब तक होश आएगा कावेरी को? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके सर के पीछे के भाग में चोट लगी है, जिससे उनके दिमाग पर असर हुआ है, इसीलिए वो कोमा में चली गई है। इसमें कई साल भी लग सकते हैं उन्हें कोमा से बाहर आने में। भगवान, ये क्या हो गया? देखिए, आप लोग भगवान पर भरोसा रखिए। कावेरी के कोमा में जाने से अब घर को संभालने वाला कोई नहीं था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था। पापा, आज भी सैंडविच? अरे इतने दिनों से ये सैंडविच मैगी खाकर पागल हो गया हूँ मैं। हाँ, सही कह रहा है ये पापा। रात को बाहर से खाना आता है और दिन को वही खाना खाना पड़ता है। घर की हालत तो देखिए क्या हो गई है। मेरे तो कपड़े ही नहीं मिल रहे भैया। आधे धुले हुए, आधे मैं यूं ही पहन रहा हूँ। बात तो तुम दोनों की सही है। मुझे लगता है घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी है। अब नई मम्मी लाने की सोच रहे हैं क्या पापा? अरे पागल, इस उम्र में मैं दूसरी शादी करूंगा क्या? मैं आकाश की शादी की बात कर रहा हूँ। घर में बहू होगी तो घर संभल जाएगा। ऐसे तो हम जानवर की तरह रह रहे हैं। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी भैया की शादी करनी चाहिए। मैं आज ही तुम्हारी बुआ से बात करता हूँ और कोई लड़की देखता हूँ आकाश के लिए। चंदन सिंह अपनी बहन की मदद से दिव्या जैसी एक सुशील लड़की आखिर ढूंढी लेते हैं, जिसके आने से घर में सब कुछ ठीक सा हो गया। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। वाह भाभी, मजा ही आ गया। आपको पता है, माँ के कोमा में जाने के बाद इतने दिनों बाद आज हम अच्छे से खाना खा रहे हैं। हाँ बहू, तुम्हारे घर आने से ये घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। माँ भी दिव्या से मिलती तो बहुत खुश हो जाती ना पापा। अब तुम्हारी माँ के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो तो अलग ही प्रकार का प्राणी है। पहले तो माँ भाभी का इंटरव्यू लेती, फिर उनके नए नक्श देखती और फिर पता नहीं क्या क्या करवाती। माँ जी इतनी स्ट्रिक्ट है क्या? स्ट्रिक्ट तो वो बस अपने बेटों की बहू को पसंद करने में है। उसका ये सपना था। अरे सपना क्या, जिद थी कि इन दोनों की पत्नी तो मैं ही खुद ही पसंद करके लाऊंगी। पर भाग्य का खेल देखो, उसकी बहू की शादी सास के बिना ही हुई। कोई बात नहीं पापा जी, माँ जी जब होश में आ जाएंगी ना तो मैं उनका मन जीत लूंगी। माँ जब होश में आएंगी ना भाभी तो तूफान आएगा, तूफान। और अब वो तूफान 2 साल बाद उठा था। अरे मेरा मतलब है कि कावेरी को पूरे 2 साल बाद होश आ गया। लेकिन इस बार भी डॉक्टर ने कुछ अजीब सी ही बात कही। देखिए, आपकी माँ को होश तो आ गया है, लेकिन उनसे कोई भी ऐसी बात मत कहिए जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े या उन्हें झटका लगे, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ओहो, इसका मतलब हम कावेरी को आकाश की शादी के बारे में नहीं बता सकते, नहीं तो वो पागल ही हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये बात उन्हें झटका दे सकती है तो मुझे लगता है आपको ये बात उनसे छुपानी होगी। ये बात उन्हें झटका कम, हमें मौत के मुंह में जरूर पहुंचा सकती है डॉक्टर साहब। क्या? अरे पापा शांत रहिए ना। सॉरी, तुम्हारी मम्मी के आने का खौफ सा हो गया है थोड़ा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम कावेरी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, पहले उन्हें दिमाग को थोड़ा सा शांत होने दीजिए, उन्हें सेटल होने दीजिए। धीरे धीरे बताइएगा उन्हें सारी बातें। उनका दिमाग तो इस जन्म में शांत होने से रहा। पापा क्या आप भी? अब ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपकी सलाह के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, तो मैं उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। माँ से झूठ बोलने के लिए दिव्या को घर से दूर रखना होगा पापा। हाँ, दिव्या का सामान भी हटाना होगा। कहीं कावेरी ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। वैसे भी किसी जासूस से कम नहीं है वो। अब दिव्या को भी समझाना पड़ेगा कि कुछ दिन वो इस घर से दूर रहे, जब तक हम माँ को सारी बातें बता नहीं देते। अरे घर चले। आकाश अब मुझसे इस अस्पताल में रहा नहीं जा रहा, और घर जाकर सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढूंगी। अरे कावेरी, अभी अभी तो तुम कोमा से उठी हो, थोड़ा आराम से ये सब काम करते रहना। नहीं नहीं नहीं, पहले ही 2 साल बर्बाद हो चुके हैं। मैं और वक्त जाया नहीं कर सकती। घर जाते ही मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दूंगी, और देखना 1 महीने के अंदर ही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अरे 1 महीने में तुम उसका तलाक करवा दोगी कावेरी? क्या?
मैं ये कह रहा था कि पहले हम दोनों मंदिर चलते हैं, जब तक ये घर से सबूत हटा देगा। अब मेरा मतलब है घर साफ कर देगा। हाँ ठीक है, चलिए। पता नहीं आप दोनों कैसी अजीब सी बातें करने लगे हैं। हाँ, तुम्हारी वापसी से हम पागल से हो गए। चलो। कावेरी की वापसी से पूरा परिवार हिलसा गया था, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगने वाला था दिव्या को, जब उसे पता चला कि उसकी सास उसके ही पति के लिए दूसरी लड़की देखने लगी है। हाय रे फूटी किस्मत, इसी दिन के लिए मैंने आपसे शादी की थी। अरे मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, पक्का। तो आप मुझे यहाँ से जाने को क्यों कह रहे हैं? देखो, जब तक माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैंने तुम्हारा इंतजाम पीछे वाली गली में कर दिया है। ऐसे तुम हमारे आसपास भी रहोगी और माँ का दिल भी जीत पाओगी। पक्का ना कि तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा ना हो कि सुंदर लड़की देखकर तुम्हारी नीयत बदल जाए। अरे पक्का, मैं तुमसे ही शादी करूंगा दिव्या। अब जल्दी से अपना सामान लो और उस घर में शिफ्ट हो जाओ। मैं आता हूँ रात को तुमसे मिलने। ठीक है। आकाश ने कावेरी के आने से पहले दिव्या को घर से दूर कर दिया और घर ऐसा बना दिया जैसे यहाँ कुछ बदला ही नहीं था। अरे वाह, मेरा घर कितना साफ रखा है तुम सबने। वैसे मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी तुम लोगों से। अरे भाभी सब कुछ साफ ही रखती है माँ। मेरा मतलब है भैया सब कुछ साफ ही रखते हैं माँ। मेरा आकाश तो है ही हीरा, इसीलिए तो मैंने इसके लिए मेरे दूर की बुआ से एक लड़की की बात भी कर ली है। क्या इतनी जल्दी? माँ इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो, ये सब बाद में करते रहना। अरे नहीं, पहले ही बहुत वक्त हो चुका है। वो लड़की आज ही आएगी तुमसे मिलने शाम को। अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है माँ। आप जाकर मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पापा, ये तो सच में मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रही है। अगर दिव्या को पता चला तो वो मुझे विधवा कर देगी। आपको विधवा कर देगी क्या मतलब भैया? अगर खुद छत से कूद जाएगी तो मैं विधवा हो जाऊंगा ना। नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। शाम को वो लड़की आएगी तो हम उसमें कोई ना कोई गलती निकाल कर उसे भगा देंगे। हाँ, कहेंगे कि नाक टेढ़ी है या बाल अच्छे नहीं है या कुछ ऐसा ही। पूरे परिवार ने यही सोचा था कि शाम को जो लड़की आ रही है आकाश से मिलने, उसमें से कोई ना कोई कमी निकाल के उसे भगा देंगे। लेकिन उन सब की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब शाम को जो लड़की आई थी वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। भैया, आपको ये लड़की पसंद नहीं तो मेरी शादी करवा दो ना इससे। क्या लड़की है? चुप कर, नहीं तो मार खाएगा मेरी। ये लड़की है या अप्सरा? कैसे कोई कमी ढूंढे इसमें? इसके गाल मिल्की और बाल भी सिल्की है। आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप ही शादी कर लो पापा। अरे तू चाहता है कि तेरे पापा का मर्डर हो जाए तेरी माँ के हाथों? तो आप चाहते हैं कि आपकी बेटे का मर्डर हो जाए आपकी बहू के हाथों? अरे पर भैया, इसमें कमी क्या निकालेंगे हम? अरे कब से क्या आपस में खुसड़ पुसड़ कर रहे हो तीनों? आकाश बेटा, तू आरुषि से बात कर ले, तुझे जो पूछना है पूछ सकता है। आप शादीशुदा हैं? क्या? अब मेरा मतलब है कि आपको इस शादी से क्या उम्मीद है? मैं चाहती हूँ मेरा पति सिर्फ मेरा हो, मुझसे बहुत प्यार करे और कभी झूठ ना बोले। भैया, इस कैटेगरी में तो आप बिल्कुल फिट नहीं होते। मैं कहता हूँ इससे मेरी शादी करवा दो। चुप करेगा कि यहीं से मुक्का मारूं? बच्चों को अकेले में बातें करने देते हैं कावेरी जी। हाँ, जिंदगी इन्हें बितानी है। जाओ बच्चों, अकेले में बात कर लो दोनों। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि आरुषि में क्या कमी निकाले और उसे ना कह दे, क्योंकि उसमें वो सारी अच्छाइयाँ थी जो एक बहू में होती है। और जब वो दोनों बातें करने ऊपर छत पर गए तो वहां से लौटने पर आरुषि बहुत गुस्से में थी। सॉरी आंटी, पर मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही बेटा। अरे ऐसा तो क्या कह दिया तूने लड़की से? मैंने कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? मैंने कहा कि मैं किसी लड़के से प्यार करता हूँ। अब तो क्या भैया, कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहेगी। अरे इसे क्या हो गया? तूने ऐसा तो क्या कह दिया इसे जो इस तरह रूठ कर चली गई? नहीं माँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस कहा कि हम बिल्कुल भी हाई फाई लोग नहीं हैं, साधारण से मिडिल क्लास लोग हैं।
बस इसी में गुस्सा हो गई। शायद उसे पैसे वाले लोग चाहिए होंगे माँ। हाँ, आजकल की लड़कियों के नखरे बहुत बढ़ गया। हमें कोई अच्छी सुशील लड़की देखनी चाहिए माँ। मैं किसी लड़की को जानता हूँ, कल ही बुला लेता हूँ मिलने। बुला लीजिए, लेकिन उसे पसंद तो मैं ही करूंगी। हाँ बिल्कुल। आकाश अपनी दूसरी शादी होने से बाल बाल बचा था और अब उन्होंने बिना वक्त गवाए दिव्या को लड़की बनाकर वहां बुला लिया कावेरी से मिलने। अरे ये तो बहुत अच्छी है माँ, यही है मेरी भाभी। अरे इससे बात तो करने दे, पहले ही भाभी बना दिया। अब वो तो ऐसे ही मैं अपना फोन चार्ज करके आता हूँ। अरे मेरा चार्जर पता नहीं कहाँ गया। अरे वो टीवी के लास्ट ड्रॉअर में है, वहां देखिए ना। तुम्हें कैसे पता है कि उसका चार्जर कहाँ है? मर गए। वो मेरे घर में भी ऐसे ही रखते ना, तो मुझे लगा कि यही होगा। ठीक है ठीक है, तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है और चटनी तो सबसे कमाल बनाती है। आपको कैसे पता जी? पापा जानते ना मम्मी इसे, इसलिए। और तुम सब इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? सच कहूं तो मुझे ये लड़की कुछ सही नहीं लग रही। एक काम करो, तुम अभी घर जाओ। अरे आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। अरे तुम साबुन हो क्या कि पहले ट्राई करूं? क्या बोल रही हो? क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? तुम मेरे साथ कल आ जाना, हम कल ही शादी कर देंगे तुम्हारी आकाश के साथ। लेकिन मेरा इंटरव्यू? वो सब ठीक है, तुम जाओ, कल आना। शादी है तुम्हारी मेरे बेटे के साथ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। सबको अजीब लग रहा था कि कावेरी अचानक मान कैसे गई। अरे इतना मत सोचिए, ये सब मैंने किया है। तो वो तेरा फोन था? ऐसा क्या कहा तूने माँ को? बस इतना ही कहा कि मैं आकाश का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। फिर क्या था, वो मान गई कि एक लड़के से शादी करवाने से बेहतर तो यही है, इसी से शादी करवा दूं। मान गए। बस अब आप लोगों को भी मेरी हेल्प करनी होगी। मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, उससे भी माँ से हाँ करवा दीजिए ना। गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है।